हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बेसिकली इस वीडियो में मैं 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूं। एक स्टॉक मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूं अपने चैनल पे, बट बाकी दोनों स्टॉक मैंने डिटेल में कवर नहीं किए हैं अपने चैनल पे। बट बाकी दोनों स्टॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट एक जो स्टॉक है वो तो माइक्रो कैप स्टॉक है, बट बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लग रहा है उस स्टॉक में। इनफैक्ट मैंने खुद भी ऐड किया है उस स्टॉक को कल ही। तो चलिए इसी बात पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना है मुझसे तो आप मेंबरशिप भी कंसिडर कर सकते हैं 299 वाले प्लान में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले अगर मार्केट्स की बात करें तो अगेन आज एफआईआईज नेट बायर्स थे जो काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। 970 करोड़ की बाइंग की है उन्होंने आज। एंड डीआईएस ने ऑलमोस्ट 850 करोड़ की सेलिंग की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज 0.68 का था जब मार्केट ओपन हुआ था, तो काफ़ी पॉजिटिव में था इन द सेंस कि ब्रॉडर मार्केट्स काफ़ी अच्छा कर रहे थे, बट एंड होते होते मार्केट्स में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एंड इस लेवल पे थोड़ा सा मार्केट्स कंसोलिडेट कर रहा है, जो एज ऑफ नाउ कोई टेंशन की बात नहीं है। इनफैक्ट नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए मार्केट्स अगर कुछ दिन इसी लेवल के आसपास बिताता है तो बहुत सही है। उसके बाद निफ्टी 50 की बात करें तो 0.28% डाउन था, बट मिड कैप 100 0.59% डाउन एंड स्मॉल कैप 100 0.48% डाउन। एंड पिछले कुछ दिनों से मिड कैप एंड स्मॉल कैप बेसिकली निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहे थे, तो जिस वजह से अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज़्यादा करेक्शन आया है तो एज ऑफ नाउ कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड अगर सेक्टर्स की बात करें तो क्योंकि रियलिटी कल बहुत ज़्यादा भागा हुआ था, तो आज उसमें मीन रिवर्जन के थ्रू आज बहुत ज़्यादा गिरावट भी आई, तो एज ऑफ नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएसयू बैंक्स 1.9% डाउन थे, बट आज फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। इनफैक्ट मेंबर्स के साथ मैंने एक स्टॉक रिसेंट में डिस्कस किया था, उसमें भी आज मोर देन 3% के राइज देखने को मिला है। एंड यूएस मार्केट्स अभी देखें तो 1.2% अप है। नेस्डैक S&P 500 0.63% अप है। डाउ जोन्स 0.06% डाउन है। एंड अगर निफ्टी के मोमेंटम को देखते हैं, अपने चार्ट्स कंसिडर करते हैं, तो ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड था उसको तो इसने ब्रेक कर दिया था। उसके बाद एक वीक में मैंने रील में भी डिस्कस किया था कि कैसे मैंने उस वीक में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, क्योंकि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा था मार्केट्स वहाँ से वापस पुल बैक आ जा रहा था, तो यानी वापस राइज कर जा रहा था। एंड उसके बाद से अच्छा मोमेंटम दिया है मार्केट ने। एंड यहाँ पे इस पॉइंट से अराउंड 18,400 के आसपास से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इनफैक्ट रेड कैंडल्स बड़े बड़े बन रहे हैं, तो एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट थोड़ी बहुत कभी भी मार्केट्स जनरली सिंगल डायरेक्शन में ऊपर या नीचे नहीं जाते, बीच बीच में अगर ऊपर जा रहे हैं तो बीच बीच में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। उसके बाद अगर चलिए कंसिडर करते हैं पहला स्टॉक, ऑब्वियसली लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है, बट अगेन किसी भी स्टॉक से पर्सनली एज सच जुड़ना नहीं चाहिए। एज लॉन्ग एज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है, आप आराम से होल्ड करके रखो। बट अगर फंडामेंटल्स में कुछ चेंज आता है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट्स आते हैं, या फिर वैल्यूएशन ऑब्सीन हो जाती है, तो आप एग्जिट ले सकते हैं। बट लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1084 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप है अभी भी। एंड जैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये बेसिकली पीएनजी गैस की पाइपलाइंस ले करने में हेल्प करती है। एंड अगर आप थोड़ा सा भी इंटरनेट पे जाकर पढ़ेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, तो एलपीजी गैस के कंपैरिजन में पीएनजी गैस में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एंड गवर्नमेंट भी फ्यूचर में जैसे जैसे पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है और कन्वीनियंस बढ़ानी है, सिलेंडर की झिकझिक को ख़त्म करना है, तो लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड अच्छी खासी बढ़ सकती है, जो ये पाइपलाइंस ले करती है पीएनजी गैस। इनफैक्ट जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, सब में पीएनजी गैस का ही ऑप्शन रहता है। इसके अभी रिजल्ट्स भी आए थे 1-2 दिन पहले। अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो सेल्स अच्छी खासी इंक्रीज़ किए हैं फ्रॉम 83 करोड़ टू 117 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड अगर प्रॉफिट देखें तो अराउंड 15 करोड़ से 17 करोड़ हो गए हैं। एंड ईपीएस देखें तो 3.91 से 4.24 हुआ है, तो ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट ऑब्वियसली मार्केट शायद ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के बाद इस क्वार्टर तक में लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा भागा था। मैंने भी पर्सनली मेंबर्स के साथ भी डिस्कस किया था, 209 से ऐड करना स्टार्ट किया था। एंड एवरेज अप करते करते अभी हो सकता है, अभी 275 थी। आज रिजल्ट्स के बाद ज़्यादा कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला। एंड तो अगर 2-3-4% का जस्ट इन केस और करेक्शन आता है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड इसमें काफ़ी पॉजिटिव्स निकल के आ रहे हैं। एक पॉजिटिव ये है कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो लास्ट ईयर अगर देखें
तो सिर्फ 311 लैक्स, दैट मीन्स 3.1 करोड़ का ही था। एंड अभी अगर देखें तो 31 करोड़ का हो चुका है, मोर अराउंड 10 टाइम्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ग्रो किया है, जो काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है, जिसके कारण इनके पास कैश हाथ में आ गया है जिसको वो यूज़ कर सकते हैं आगे ग्रो करने के लिए। एंड इसकी भी अगर टेक्निकल्स के ऊपर नज़र मारें तो इसने पीक बनाया ऑलमोस्ट 315 के आसपास, उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी स्टॉक राइज करता है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में आएगी ही। एंड अगर 1-2 दिन और प्रॉफिट बुकिंग आती है या करेक्शन आता है तो उसके बाद ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आप इसको ज़रूर वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। डिस्क्लेमर कि मैं भी इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टेड हूँ, इनफैक्ट वन ऑफ माई बिगेस्ट एलोकेशन जो मेरा पोर्टफोलियो में है लिखता इंफ्रास्ट्रक्चर में है। एंड सेकंड जो स्टॉक है वो मैंने रील में डिस्कस किया था बट डिटेल में डिस्कस नहीं किया, बेसिकली रामकृष्ण फोर्जिंग्स, जिसको आर के फोर्जिंग्स भी बोलते हैं। ये मार्केट कैप है अराउंड 5900 करोड़ का, प्राइस अर्निंग्स रेशियो 23.6। बट उससे पहले देख लेते हैं बेसिकली ये कंपनी करती क्या है। बेसिकली ये कंपनी फोर्स्ड प्रोडक्ट्स एंड रोल्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, जो रेलवेज ऑटोमेटिव सेगमेंट्स वगैरह में यूज़ होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये फोर्स्ड प्रोडक्ट्स हैं, एट द सेम टाइम रोल्ड प्रोडक्ट्स बेसिकली गियर्स वगैरह रिलेटेड आइटम्स बनाती है। एंड कंपनी फिनोमिनली अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, इनफैक्ट बहुत ही कंसिस्टेंट है। आप कंसिस्टेंसी यहाँ से देख सकते हैं। आप इसके जो लास्ट क्वार्टर ऑब्वियसली कोरोना के बाद अगर देखेंगे तो डिक्लाइन आया था, 240 करोड़ से 114 करोड़ हो गई थी सेल्स। बट उसके बाद अगर देखेंगे माइनर अप डाउन को छोड़ के रेगुलरली कंपनी ऊपर की तरफ सेल्स इंक्रीज़ कर रही है, नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ तक कि अगर जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स भी देखते हैं तो अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 777 करोड़ से 892 करोड़ हो गई है सेल्स, एंड नेट प्रॉफिट 61 करोड़ से 68 करोड़। एंड ईयर ऑन ईयर भी देखें तो लास्ट ईयर जो था इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 75 करोड़ ही था, जबकि इस क्वार्टर में 106 करोड़ का आया है। बट क्योंकि टैक्स एडजस्टमेंट कुछ हुई होगी लास्ट क्वार्टर में, बेसिकली मार्च 2022 में, जिसके कारण टैक्स नेगेटिव हो गया एंड 75 से 84 करोड़ हो गए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट। बट इस साल 36% का टैक्स लगा है, जिसके कारण 36 को नेट प्रॉफिट रेगुलरली इंक्रीज़ कर रहा है। तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है। अगर इसका नोट्स को भी कंसिडर करें और सबसे पहले प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी कांस्टेंट रही है, इनफैक्ट हल्की फुल्की इंक्रीज़ ही हो रही है। एफआईआईज़ ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है लास्ट 2 क्वार्टर्स में। डीआईआईज़ ने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ की है, इवन दो डीआईआईज़ कुछ समय पहले ज़्यादा होल्ड करते थे, बट अगर लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में देखें तो फिर से इन्होंने इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। एंड कंपनी को अभी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी मिल गया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ फोर्स्ड व्हील्स फॉर इंडियन रेलवेज़, जो 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है अराउंड 12,000 करोड़ का। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है कंपनी के लिए। एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी एक टियर 1 कस्टमर के साथ रिन्यू हुआ है अराउंड 774 करोड़ का। कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड कंपनी अच्छा खासा केपेक्स भी कर रही है। बेसिकली इसका केपेक्स, एक सेकेंड, जो फोर्स्ड व्हील्स स्पेसिफिकली रेलवेज़ के लिए डिमांड है या कॉन्ट्रैक्ट है, उसके के लिए भी अच्छा खासा केपेक्स कर रही है कंपनी। बाकी और कैपेसिटी भी एडिशन कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी का मतलब कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर में कंपनी को ग्रोथ एंड जो डिमांड है इसके प्रोडक्ट्स की वो अच्छी खासी विजिबिलिटी दिख रही है कंपनी को। एंड अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी देखते हैं तो मार्च 2022 में थोड़ा डिक्लाइन आया था, बट मार्च 2023 में 745 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, जो अगेन वेरी पॉजिटिव हो जाता है कंपनी के प्रोस्पेक्ट को लेकर। डेट अभी थोड़ी सी हाई है, बट कंपनी ने गाइडेंस दी है कि हर ईयर कंपनी 150 से 200 करोड़ की डेट रिडक्शन पे फोकस करेगी। अब आते हैं वैल्यूएशन 23.6 के आसपास है, पेग रेशियो 1.12 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 20% के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड अगर 82.5 है तो अराउंड 5 से भी कम है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो सब चीज़ यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। अब टेक्निकल्स देख लेते हैं। एंड टेक्निकल्स भी अगर देखेंगे तो ये
बेसिकली एक चैनल में ऊपर की तरफ जाया जा रहा था। इनफैक्ट चैनल का भी इसने ब्रेकआउट दिया है अभी रिसेंट में ही, और रिसेंट में ब्रेकआउट देने के बाद वापस चैनल का जो अपर वाला पार्ट है उसको वापस रिटेस्ट कर रहा था एंड इस लेवल के आसपास कुछ दिन रिटेस्ट किया एंड वापस से इसने नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बड़ी है, और नीचे वॉल्यूम्स देखेंगे तो ग्रीन कैंडल्स की जो वॉल्यूम है ऑन एन एवरेज रेड कैंडल से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि टेक्निकली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टॉक है, इनफैक्ट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये मैंने कल ही ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में। आप देख सकते हैं मेंबर्स को मैंने कल ही बताया था अराउंड 1223 पे कि आई एडेड बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन एज अ वेरी रिस्की बैट। रिस्की इसलिए कि इसका जो मार्केट कैप है वो अराउंड 1000 करोड़ के आसपास ही है। इनफैक्ट मार्केट कैप इसका 1224 करोड़ का है। वैल्यूएशन भी थोड़ी सी हायर साइड पे है, प्राइस अर्निंग्स रेशियो 38 का है, बुक वैल्यू अराउंड 9 की है, तो अराउंड 18-19 टाइम्स हो जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो बेसिकली रिस्की इसलिए हो जाता है क्योंकि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, बट क्योंकि कंपनी बहुत स्मॉल है एंड प्रोडक्ट्स की डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, तो मैंने बेट किया है कि कंपनी फिनोमिनल ग्रोथ दिखा सकती है फ्यूचर में। एंड उसका रीज़न है कंपनी जो है AAC ब्लॉक्स बनाती है, बेसिकली एरेटेड ऑटोक्लेव्ड कंक्रीट ब्लॉक्स। एंड अगर आप गूगल पे जाके थोड़ा सा भी सर्च करेंगे, जो ये AAC ब्लॉक्स होते हैं, इनका रेड ब्रिक्स जो होते हैं जो बेसिकली ट्रेडिशनली कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, उसके कंपैरिजन में AAC ब्लॉक्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो बहुत ही लाइट वेट होते हैं कंपेयर टू रेड ब्रिक्स, ड्यूरेबल बहुत ज़्यादा होते हैं, टूटते कम हैं, फायर रेजिस्टेंस होते हैं, हीट रेजिस्टेंस होते हैं, जिसके कारण एयर कंडीशनिंग का कॉस्ट भी कम हो जाता है, और साइज़ लार्जर होती है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड से हो सकता है। आप ऐसे जाकर, और इनफैक्ट सबसे पहले इनफैक्ट मुझे भी कन्फ्यूज़न था पहले कि ये शायद अर्थक्वेक रेजिस्टेंस इतने नहीं होते होंगे, बट जितना मैंने स्टडी किया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ, इंजीनियर्स ज़्यादा जानते होंगे AAC ब्लॉक्स के बारे में, बट जितना मैंने स्टडी किया ये जाना कि अर्थक्वेक से भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो डेड लोड होता है बेसिकली, क्योंकि रेड ब्रिक्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है तो वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कम हो जाते हैं। AAC ब्लॉक्स जो होते हैं इनका खुद का वेट बहुत कम होता है, जिसके कारण ये जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ये ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली बहुत सारी एडवांटेज है ऑब्वियसली, और एक पॉल्यूशन बहुत कम क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो ऐश है मोस्टली इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो ऐश है, और इनफैक्ट ऐश खुद एक पॉल्यूटिंग मटेरियल है, उसको डिस्पोज करने में बहुत बड़ी हेडेक है, बट उसको यूज़ करके ये ब्लॉक्स बनाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी ने एस्टिमेट दिया है कि 2.5 to 3 lakhs कार्बन 2.5 lakhs to 3 lakh टन्स ऑफ कार्बन क्रेडिट्स कंपनी जनरेट कर पाएगी पर ईयर। एंड अब अगर देखते हैं कंपनी के नोट्स के बारे में, कॉल आप सुन सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनर पे जाके नोट्स पढ़ सकते हैं। इसमें देख सकते हैं 2 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स कंपनी प्लान कर रही है, 8 लाख CMB पर एनम। अभी जो है अराउंड 5.7 लाख की कैपेसिटी है, उसमें कंपनी 8 लाख और ऐड कर रही है, जिससे कंपनी लार्जेस्ट AEC प्लेयर हो जाएगी इन द कंट्री। तो इसका मतलब साफ है कि कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देख रही है अपना, एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड एक्सपेक्ट कर रही है। और इसके अगर क्लाइंट्स देखेंगे तो टॉप मोस्ट क्लाइंट्स हैं, चाहे वो लोधा हो, जितने भी बिग प्लेयर्स हैं वो सब क्लाइंट्स हैं इसके, अदानी, लोधा, प्रेस्टीज, सनटेक, पिरामल, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। तो धीरे धीरे, और इनफैक्ट मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि अभी जो इंडिया में यूज़ होते हैं AEC ब्लॉक्स वो अराउंड 7 to 8% यूज़ होते हैं, कंपेयर टू रेड ब्रिक्स जो अराउंड मोर देन 90% यूज़ होते हैं। तो ट्रिमेंडस पोटेंशियल लग रहा है AEC ब्लॉक्स में, बट ऑब्वियसली रिस्क ये हो जाता है कि एज सच इसमें एंट्री बैरियर होना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जैसे जैसे देखेंगी ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, एंटर कर सकती हैं, बट एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं हैं जो AEC ब्लॉक्स बनाती है। कंपनी का प्लान है AEC पैनल्स भी बनाने का, जो बेसिकली और ज़्यादा बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं, जिससे क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन स्पीड और ज़्यादा स्पीड से हो सकती है। वो बेसिकली स्टील एंड कंक्रीट से रीइंफोर्स किया जाता है। तो ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। अगर इसके आप फाइनेंशियल्स देखते हैं या क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं,
अगर ईयरली रिजल्ट्स देखें तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 2-3-4 ईयर्स में अपनी रेवेन्यूज़ डबल कर ली है। एंड प्रॉफिट की बात करें तो एक समय पे नेगेटिव प्रॉफिट था मार्च 2019 में, एक्सक्यूज मी, नेट प्रॉफिट -1 करोड़ था जो बढ़ के अभी 32 करोड़ हो गया है। तो ग्रोथ फिनोमिनल दिख रहा है। एंड सबसे बड़ी बात है कि कंसिस्टेंट रही है कंपनी। मार्च के बाद यहाँ जून 2020 में ऑब्वियसली काफ़ी डिक्लाइन आया, बट उसके बाद जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिक होने लगी वैसे वैसे कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स भी रेगुलरली इंक्रीज़ कर रहे हैं। और जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं अभी आए नहीं हैं, बट दिया हुआ है कि कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। एंड कंपनी ने धीरे धीरे अपने डेट भी रिड्यूस की है, जो अगेन पॉजिटिव हो जाता है कंपनी के लिए। एक्सक्यूज मी। तो काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा था। इनफैक्ट मैंने आप लोगों के साथ एक रील बना के स्टॉक के बारे में बताया था, जिसमें मैंने स्टॉक का नाम नहीं लिया था। मैं बोला था कि मैं डिटेल में कवर करूँगा इस स्टॉक को, बट टेक्निकली एक ही रेंज में स्टक था तो मैंने कवर नहीं किया। बट अभी अगर देखते हैं तो लास्ट फ्यू डेज से इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है। इस दिन इसने ऑलमोस्ट 15% के ऊपर जंप दिखाया था, जिसमें ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम्स अच्छी खासी थी। उसके बाद कल भी इसने अच्छा खासा जंप दिखाया, आज भी इसने अच्छा खासा जंप दिखाया। इवन दो रेड कैंडल बनी, जो हाई पहुंच गया था इसका ऑलमोस्ट 180 के आसपास, बट उसके बाद करेक्ट होते होते ही 172 पे आ गया। बट स्टिल अगर ओवरऑल देखें तो आज भी 8% का राइज दिखाया है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन में। और ऑब्वियसली मेंबर्स के साथ तो कल ही शेयर हुआ था, तो अगर मेंबर्स ने कल ही स्टडी करके अगर लिया होगा तो आज अच्छा खासा अराउंड 7 to 8% का ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा होगा स्टॉक पे। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर लाइक करिए। इससे क्या होगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और मैं और अच्छे अच्छे यूनिक स्टॉक्स आप लोगों के सामने ला पाऊँगा। क्योंकि मेरा फोकस उन स्टॉक्स पे नहीं रहता जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा कॉमन एंड पॉपुलर स्टॉक्स हो जाते हैं उसमें रिटर्न्स मिलना कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा पावर है, IEX है, IRCTC है, डीमार्ट है, रिलैक्सो है, ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जो हर यूट्यूबर रिकमेंड करता रहता है, बट उसमें कहीं ना कहीं रिटर्न्स अभी नहीं बनते। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।